अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आपका जो टीएमए का पार्ट है, आज उसका प्रश्न पत्र हम हल करेंगे जो आपको सबमिट करवाना है। उसके लेसन्स आपको टिक करवा दिए थे। ये उन्हीं पार्टों में से दिए गए जितने भी आपके प्रश्न है, ठीक है। शिक्षक अंकित मूल्यांकन पत्र, और कुल इसके अंक कितने, 20 मार्क्स का ये आपका टीएमए। आपको जो असाइनमेंट वाला भाग है वो कुल 20 मार्क्स का है, और आपका पेपर इस हिसाब से कितने मार्क्स का आएगा, 80। देखिए, पहला ही आपका है कि सभी प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए, यानी जितने भी आपको इस असाइनमेंट में, इस टीएमए में प्रश्न दे रखे हैं, तो सभी के उत्तर देने रिटर्न में आपको जरूरी हैं। लिखकर आपको सबमिट करवाने हैं ये, ठीक है। अपने अपने इदारे में जहां पर भी आपको सबमिट करने के लिए बोला जाएगा, वहां पर आपको ये जमा करवाना होगा लिखकर। और सभी प्रश्नों के सामने देखिए उसके अंक दे रखे हैं कि पहला प्रश्न आपका 2 मार्क का है, फिर इसी तरह आगे और प्रश्नों के उनके अंक दे रखे होंगे। उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर ऊपर की ओर अपना नाम, अनुक्रमांक, अध्ययन केंद्र का नाम और विषय स्पष्ट शब्दों में लिखें। यानी आपको जो रिटर्न असाइनमेंट के आंसर लिखने, यानी जितने भी आपके प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने, उसमें सबसे पहले क्या लिखना है आपको, उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर, यानी जिसमें आप अपने आंसर लिखेंगे उससे पहले एक पेज लगाना होगा आपको, और उस फर्स्ट पेज पे आपको अपना नाम लिखना होगा क्लियर, अपना रोल नंबर और अध्ययन केंद्र का नाम, अपने सेंटर का नाम लिखना होगा, और साफ शब्दों में अपना विषय लिखना होगा कि किस सब्जेक्ट का आप टीएमए बनाकर वहां पर देंगे। तो पहला प्रश्न देखिए आपका, जो आपको सबमिट करवाना है इस बार, जिन्होंने कक्षा 10वीं के फॉर्म भरे होंगे ना, तो उनको ये वाले प्रश्नों को अपने टीएमए में कर देना है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। कितने शब्दों में देने आपको, 40 से 60 इसकी संख्या है उत्तर लिखने की, और ये 2 मार्क का है आपका, ठीक है। तो बीती भावरी जागरी कविता में प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर चित्रण है। प्राकृतिक सौंदर्य यानी आपका जो नेचर होता है, उसके संदर्भ में आप अपने दैनिक जीवन में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन करना चाहते हैं। देखिए, एक सरल सा प्रश्न है कि हम अपना जो रोजमर्रा का जीवन है, यानी दैनिक जीवन जो है, उसमें हम क्या क्या परिवर्तन करना चाहेंगे। अब जो बीती भावरी आपकी कविता है, इसमें प्रकृति का सौंदर्य दिखाया गया है कि प्रकृति मनुष्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी जरूरी है। और यहीं पर अब इन दोनों में से एक प्रश्न करना है, या तो क या ख, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है आपका, उनको प्रणाम कविता के संदर्भ में आप जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता के किन किन लोगों के योगदान महत्वपूर्ण मानते हैं और क्यों। यानी ये जो आपका उनको प्रणाम कविता है, इसमें कवि ने जिसको दर्शाया है कि किन की वजह से, किन लोगों के कारण या किसकी वजह से उनके जीवन में सफलता मिली है उन्हें, तो यहाँ पर प्रश्न बदलकर क्या कर दिया गया कि आपको बताना है कि आपको किन किन लोगों का योगदान लगता है अपने जीवन में सफलता पाने के लिए, ठीक है ना। हमारे जीवन में भी किसी ना किसी का हाथ होता है ना सफलता प्राप्त करने के लिए। तो इन दोनों में से एक प्रश्न करना है, तो हम पहला प्रश्न कर लेते हैं, ठीक है। पेंसिल, बुक, कॉपी सब रखकर बैठिए, जल्दी से खोल लीजिए, ऊपर डाल लीजिए हेडिंग टीएमए। प्रश्न 1, उसका का उत्तर मैं आपको लिखवा रही हूं जल्दी से। प्रश्न 1 का उत्तर, और देखिए आपको यहाँ पर पाठ संख्या भी दे रखी है कि पाठ 17 में से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। देखकर पाठ 17 लिखिए। बीती भावरी जागरी कविता में प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर चित्रण है। इतना आपका प्रश्न में से ही है, इतना प्रश्न में से ही लिखिए। बीती भावरी जागरी कविता में प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर चित्रण है। हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि हमसे पूछा है ना कि आप अपने दैनिक जीवन में क्या परिवर्तन चाहते हैं, तो लिखिए हम भी यही चाहते हैं
जो स्पेलिंग ना है पूछ लीजिएगा कि मानव के चारों तरफ, और इसकी जगह आप लिख सकते हैं मानव के चारों ओर प्रकृति का सुंदर चित्रण नजर आए। मनुष्य क्या चाहते हैं कि मानव के चारों ओर प्रकृति का सुंदर चित्रण नजर आए, पूर्ण विराम, डंडा लगा दीजिएगा, पूर्ण विराम जिसे कहते हैं, पूर्ण विराम। हमारे चारों तरफ हरियाली, अल्प विराम लगाइए, कॉमा। हमारे चारों तरफ हरियाली, हरे भरे खेत, पेड़ पौधे, सब में कॉमा आएगा। हमारे चारों तरफ हरियाली, हरे भरे खेत, पेड़ पौधे, लहराती फसलें, तालाब, नदियां या फिर नदी लिख सकते हैं आप, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ वातावरण। वातावरण की स्पेलिंग आती है, वा का डंडा, ता का डंडा, र आ का डंडा, वातावरण, वातावरण। स्वच्छ वातावरण, कॉमा, पक्षियों की चहल पहल हो व प्रदूषण से मुक्त वातावरण हो। यही चाहते हैं ना मनुष्य कि उसके चारों तरफ हरियाली हो, प्रदूषण से मुक्त उसका क्षेत्र हो, प्रदूषण से मुक्त वातावरण हो, पूर्ण विराम। मानव को एक दूसरे को प्रकृति के व साफ सफाई के लिए जागरूक करें। या तो आपको ये करना है या ये करना है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। ये भी आपका 2 अंक का है। रॉबर्ट नर्सिंग होम में, यानी रॉबर्ट नर्सिंग होम आपका एक पार्ट है, पार्ट 5, ठीक है। पाठ में मानव सेवा का उत्कृष्ट रूप प्रस्तुत हुआ है, यानी मानव जो सेवा करता है दूसरों की बिना स्वार्थ के, ठीक है। उत्कृष्ट का अर्थ क्या है? अच्छे से अच्छा, ठीक है ना, श्रेष्ठ, बड़ा, ठीक है ना। तो ये जो रॉबर्ट नर्सिंग होम पार्ट है उसमें मानव सेवा का उत्कृष्ट रूप, अच्छे से अच्छा रूप प्रस्तुत हुआ है कि मानव किस प्रकार से दूसरों की सेवा करता है। तो इसमें 3 महिलाएं मुख्य रूप से हैं इस पार्ट में, जिन्होंने मानव सेवा निस्वार्थ करी है, बिना किसी मजे के, ठीक है ना, या बिना किसी लालच के। उन्होंने मानव की सेवा में अपना जीवन पूरा त्याग दिया, ठीक है। चलिए उत्तर लिखिए। रॉबर्ट नर्सिंग होम, जिसके पास बुक है वो पार्ट 5 भी निकाल लिएगा। रॉबर्ट नर्सिंग होम पाठ में मुख्य रूप से 3 महिलाएं, मदर टेरेसा, कॉमा, मदर टेरेसा लिख लेंगे, मादरा, मदर टेरेसा की स्पेलिंग है टा पे एक ही मात्रा, रा पे एक ही मात्रा, स आ का डंडा, आ की मात्रा जो होती है, मदर टेरेसा, मदर टेरेसा, कॉमा, मदर टेरेसा इस पार्ट में, या वैसे भी आप देखें तो फ्रांस की युवती थी, ठीक है ना, फ्रांस की, उनका जन्म फ्रांस में हुआ था। दूसरी महिला का नाम है, ये आपको बताने के लिए बोला है मैंने, लिखना नहीं है, बस मदर टेरेसा लिखना है। मदर टेरेसा, क्रिस्टहेल्ड, और मदर मार्गरेट, मार्गरेट लिख लेंगे, मदर मार्गरेट, मार्गरेट, माँ आका डंडा, गा ऊपर रा, टा, मार्गरेट,
मदर मार्गरेट का जो निस्वार्थ मदर मार्गरेट का जो निस्वार्थ ना पे छोटी की मात्रा आधा सा वा आका डंडा था के ऊपर रा जो निस्वार्थ मानव सेवा भाव पाठ में दर्शाया गया है, मदर टेरेसा, क्रिस्टहेल्ड और मदर मार्गरेट का जो निस्वार्थ मानव सेवा भाव पाठ में दर्शाया गया है, दर्शाया लिख लोगे, जो नहीं लिख पाए बता दीजिए, मैं स्पेलिंग बोल दूंगी। दर्शाया गया है वह अत्यंत उत्कृष्ट रूप है। आपका प्रश्न में लिखा है उत्कृष्ट, ये लिखा, वह अत्यंत उत्कृष्ट रूप है। अत्यंत की स्पेलिंग है आधा त या ऊपर बिंदी ता, अत्यंत, अत्यंत उत्कृष्ट रूप है। पूर्ण विराम, वाक्य पूरा कर दीजिए, डंडा लगा दीजिए। बीमार कौमा पीड़ितों व रोगियों के प्रति, बीमार पीड़ितों व रोगियों के प्रति उनका प्रेम कौमा लगाव, उनका प्रेम कौमा लगाव व व्यवहार, व्यवहार लिख लेंगे आधा व या पूरा व हा आकड़ंडा रा, व्यवहार यानी आदत, और उनका सेवा भाव देखकर हम बहुत प्रभावित व प्रेरित हुए। कोई व प्रेरित हुए, प्रेरित प्रा एक ही मात्रा, प्रेरित, प्रापे की मात्रा, रापे छोटी की मात्रा ता, प्रेरित हुए। उनका निस्वार्थ सेवा भाव देखकर हमें भी मानव सेवा व मानव कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। यानी हमें भी मनुष्य का काम, मनुष्य की सेवा बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के करनी चाहिए। ठीक है, लिखना है और रिपीट कर रही हूं मैं पूरा दोबारा से, जहां पर रह गया लिख लीजिए। रॉबर्ट नर्सिंग होम पाठ में मुख्य रूप से 3 महिलाएं, मदर टेरेसा, क्रिस्टहेल्ड, मदर मार्गरेट का जो निस्वार्थ मानव सेवा भाव पाठ में दर्शाया गया है वह अत्यंत उत्कृष्ट रूप है। बीमार पीड़ितों व रोगियों के प्रति उनका प्रेम कौमा लगाव व व्यवहार और उनका सेवा भाव देखकर, मानव सेवा भाव कर लेना क्योंकि मानव सेवा के बारे में पूछा है ना, मानव सेवा भाव देखकर हम बहुत प्रभावित व प्रेरित हुए। उनका निस्वार्थ सेवा करना और निस्वार्थ सेवा भाव देखकर हमें भी मानव सेवा व मानव कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। इसमें से भी आपको एक प्रश्न करना है, किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए 40 से 60 शब्दों में। आपकी दृष्टि से इसे जगाओ कविता आज कितनी प्रासंगिक है,
तर्क सहित लिखिए। लिखिए उत्तर। और दूसरा है अपना पराया पाठ में स्वास्थ्य के संबंध में आप क्या संदेश ग्रहण करते हैं। अच्छा, ये भारत की बहादुर बेटियां वाला पाठ है ना, पाठ नंबर 6। इसका उत्तर आपको पेज नंबर 104 पे मिल जाएगा। जिसके पास बुक है वो लगा सकते हैं। अगर दोनों में से आपको कोई करना हो तो आप अपना उत्तर पढ़कर खुद कर सकते हैं। 104 पे आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 2 का खा पाठ, का पाठ का उत्तर तो मैंने लिखवा दिया आपको। खा पाठ का आपको उत्तर मिल जाएगा पेज नंबर 104 और 5। ठीक है, यहां पर आपका चित्र के नीचे है ना, आज कोई भी सेकंड लाइन से यहां से लेकर 105 पे, जहां पर आपका कल्पना चावला के परिचय से पहले का जो ऊपर वाला भाग है उसको पढ़ेंगे तो आप इसका उत्तर लॉन्ग बना सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण यानी महिला को आगे बढ़ने के लिए क्या क्या प्रयत्न करे हैं या किस प्रकार से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं समाज में। ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। क्लियर है? चलिए, आपकी दृष्टि से इसे जगाओ कविता पाठ में पेज नंबर 204 भाव सौंदर्य लिखा हुआ है। इसे जगाओ कविता में भाव सौंदर्य लिखा हुआ है, यानी आपकी जो पूरी कविता है उसका भाव क्या है। लिखिए, यह कविता आज भी उतनी प्रासंगिक है जितनी कि जब लिखी गई थी। यानी आज भी इस पे हम बात कर सकते हैं, उतनी ही प्रासंगिक है, इस पे व्याख्या कर सकते हैं। कविता में व्यक्ति या फिर मानव, व्यक्ति कह लीजिए या मानव, इंसान को ही कहा जा रहा है। कविता में, जिसके पास बुक है वो अंडरलाइन कर लो, दूसरी लाइन पे हूं। कविता के अंदर जागृति का भाव पैदा करने का आग्रह किया है। किसके अंदर? व्यक्ति के अंदर जागृति पैदा करने का, व्यक्ति के अंदर जागृति का भाव पैदा करने का आग्रह किया है। जिस प्रकार सूरज रोज उदित होता है, अस्त होता है, यानी उगता है और डूबता है। जिस प्रकार सूरज रोज उदित होता है और अस्त होता है, वह संसार को जीवन ऊर्जा प्रदान कराता है। संसार में रोज क्या होती है? सुबह होती है, रात होती है। इसी आशा में रोज मनुष्य उठता है, अपने कामों में लगता है, ठीक है ना, कर्म करता है, ठीक है ना, कर्म करता है, कार्य करता है, खाली नहीं बैठता, व्यर्थ नहीं बैठता। जीवन की समस्त हलचल का वह स्रोत है। किस चीज का साधन है? कि भाई उठो और सुबह अपने जीवन में कर्म करो, हलचल करो। क्या रात में कोई कार्य करते हैं? रात सोने के लिए बनाई है अल्लाह ताला ने, है ना। तो मनुष्य सुबह उठते हैं और अपने कामों में लग जाते हैं। पर आजकल और उस समय भी मानव क्या करते हैं? जो बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, अपने उन्हीं कामों में वो लगे हुए हैं, आगे ही नहीं बढ़ रहे। तो इस तरह आगे लिखिए, तो इस तरह सोए हुए या समय की गति ना पहचानने वाले आदमी को जगाने, इस तरह सोए हुए, इसी पैराग्राफ में सब है, अगर आप लोग अंडरलाइन कर रहे हो तो, इस तरह सोए हुए या समय की गति ना पहचानने वाले आदमी को जगाने और क्रियाशील होने का संदेश देने के लिए यह उचित माध्यम है। यह एक सबसे अच्छा उदाहरण है कि सूरज रोज डूबता है और उगता है, अपने काम में लगा हुआ है। इस तरह सोए हुए या समय की गति, यानी वक्त का जो स्पीड है, समय की गति ना पहचानने वाले आदमी को जगाने और क्रियाशील होने का संदेश देने के लिए यह उचित माध्यम है। कवि ने यह अपनी कल्पना और जीवन जागृत या जीवन जगत के गहरे अनुभव का प्रयोग किया है। कवि ने यहाँ किसका प्रयोग किया है? अपने जीवन अनुभव का प्रयोग करा है। शॉर्ट शब्दों में ये लिख लीजिए।
यानी कवि क्या है, अनुभव कर चुका है इन सारी चीजों का कि मनुष्य अगर प्रगति के और गति के साथ नहीं आगे बढ़ता तो क्या होता है, वो पीछे ही रह जाते हैं। तो ये कवि का ही अनुभव है और यह बताया है कि प्रगति हड़बड़ाहट सेकंड पैराग्राफ में, प्रगति हड़बड़ाहट से भागने से नहीं होती। यानी हम जल्दबाजी में अगर काम करेंगे तो हमारी प्रगति नहीं होगी, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि विचार पूर्वक स्थिति को समझकर उनका आंकलन करते हुए सही दिशा में प्रयास करने से होती है। सेकंड पैराग्राफ में है ये पूरी लाइन, अंडरलाइन कर सकते हैं आप लोग जिनके पास बुक है, पेज नंबर 204। इसके लिए आदमी को निरंतर सजग व सक्रिय रहने की आवश्यकता है। ठीक है, हो गया उत्तर कंप्लीट। पेज नंबर 204 पे है सेकंड पैराग्राफ, इसका उत्तर यहीं से लिखवाया मैंने। ठीक है, पेज नंबर 204 पार्ट नंबर 12। इसके साथ जो आपको अपना पर आएगा पार्ट क्या है, एक मिनट, इसमें 16, यहाँ पर आपको 17 दे रखा है, हालांकि 16 है अपने पर आए का नाम। चलो छोड़ो इसको, आपने एक प्रश्न कर लिया काफी है। ठीक है, एक ही करना है ना, कंफ्यूज मत हो, इसको रहने दो, मैं पेज नंबर वगैरह नहीं लिखवा रही, फिर आप कंफ्यूज होंगे बेकार में। और बहुत साफ सुथरी राइटिंग में आपको अपने असाइनमेंट बनाने, ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करिएगा। ब्लैक पेन से आप इसकी हेडलाइन और प्रश्न लिखिएगा और अंडरलाइन करने की जो जरूरत हो, जो आवश्यक चीजें हो उनको ही अंडरलाइन करिएगा, वरना मत करिएगा। ठीक है, बस साफ सुथरी राइटिंग में लिखना। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में लिखिए। 4 नंबर का आपका यह प्रश्न है। पाठ नंबर क्या है गिल्लू वाला? 3 है ना, यहाँ पर 20 दे रखा है पर, हाँ 1 मिनट रुकिए। पार्ट 3 है, पार्ट 3 पेज 62। आपको उत्तर मिल जाएगा पेज 62 पे इसका। 1 मिनट, पेज नंबर 61 और 62 पे आपको उत्तर मिल जाएगा। जो लोग बुक का प्रयोग कर रहे हैं वो पेज नंबर 61 और 62 पढ़ेंगे तो उत्तर मिल जाएगा आपको। बाकी मैं लिखवा रही हूं, लिखिए। गिल्लू पाठ के आधार पर मनुष्य और पशु पक्षी, देखो पेज नंबर 61 है ना, ये यहां से देखो, महादेवी वर्मा और उनके प्रकार, अनेक प्रकार के पशु पक्षी को पालने का शौक था। ठीक है ना, तो महादेवी वर्मा एक मनुष्य है और पशु पक्षी आपको पता है ना प्राणी होते हैं, ये भी प्राणियों की प्रजाति है, पशु मनुष्य पक्षी, पर दोनों में अंतर है ना, मनुष्य में और जानवरों में। तो इन दोनों में लगाव कैसे होता है, ठीक है ना, उसका संबंध आपको लिखना है। हमें जानवर के प्रति लगाव हो जाता है या नहीं, है ना? जिसके घर में पेट है या फिर बकरीद पे जानवर आते हैं तो 1-2 दिन में ही हमें उनसे कितना लगाव हो जाता है। पर जो लोग पालते हैं तो उनको कितना लगाव होगा। तो यहाँ पर गिल्लू जो एक गिलहरी है, तो महादेवी वर्मा जो आपकी लेखिका है, जिन्होंने हिंदी में बहुत सारे कविता और आपकी कहानियां लेख लिखे हैं, उनको जो है ना पशु पक्षी पालने का शौक था। उनके बहुत सारे पाठ पशु पक्षियों के ऊपर हैं। एक आपका नीलकंठ पाठ है जिसमें उन्होंने मोर एक पाला था जिसका नाम था नीलकंठ,
उसके बारे में पूरा विस्तार से एक पाठ लिखा है, और यहाँ पर आपका गिल्लू पाठ आपको पढ़ने को मिलते हैं, तो वही संबंध आपको बताना है। गिल्लू पाठ के आधार पर मनुष्य और पशु पक्षी के परस्पर संबंध का उल्लेख करिए। गिल्लू पाठ के आधार पर मनुष्य और पशु पक्षी के संबंध का उल्लेख महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, मनुष्य और दूसरे जीवों का संबंध बहुत महत्वपूर्ण होता है। मनुष्य और दूसरे जीवों का संबंध बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार पशु पक्षी व अन्य प्राणी अपने प्रेम भरे व्यवहार, अपनेपन और समझदारी से हमें प्रभावित कर देते हैं। यानी जब हम किसी जानवर की तरफ आकर्षित होते हैं ना, तो वो भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि हम उनकी तरफ आकर्षित होते हैं ना। तो वो हमें कई बार क्या करते हैं, उनके व्यवहार और अपनेपन और समझदारी से हमें प्रभावित कर देते हैं। उनके साथ अच्छा व्यवहार करें तो वह भी हमें अपना मानने लगते हैं। हम पशु पक्षियों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो वो हमें अच्छा मान लेते हैं, हमारे सुख दुख के साथी बन जाते। होती है ना ये चीज, हम उनका पालन पोषण करते, वे हमारे जीवन का एक अंग बन जाते हैं। आप लिख सकते हैं ना, पशु पक्षी और मानव के बीच में कैसा संबंध होता है, अपने शब्दों में भी, ये अपने शब्द ही हैं। वे मानव जीवन का एक अंग बन जाते हैं, हमारा उनके साथ एक संबंध हो जाता है। उनके ना होने पर क्या होता है, हम उदास हो जाते हैं या नहीं? तो उनके ना होने पर हम उदास हो जाते हैं, हमें उनकी याद आती है और बहुत बार दुखी भी हो जाते हैं। इस प्रकार करुणा और सहानुभूति, करुणा और सहानुभूति करुणा और सहानुभूति के माध्यम से हम किसी को भी अपना बना सकते हैं। यानी अपने लगाव से, अपने करुण प्रेम से हम किसी को भी अपना बना सकते हैं। जैसे लेखिका गिल्लू को अपना मान या अपना बना लेती है। और जिनको प्रश्न और विस्तार से लिखना है या और लंबा करना है, पेज नंबर 62 पे नीचे ही, ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा, जब भी आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार लेखिका के बालों में गिल्लू हाथों को अपने हाथों से सहलाकर उसको प्यार करता था, और लेखिका उसके लिए काजू बादाम रखती थी, काजू रखती थी, जो कि गिल्लू को बहुत पसंद थे। ठीक है ना, ये सारी बातें आपको पढ़नी पड़ेंगी। यहाँ पर भी लिखा हुआ है ना, थोड़ा देखो, यहां से पढ़ो। तो उससे उसे प्रसन्नता होती, यदि जो चाहिए वह नहीं मिलता तो मन खिन्न हो जाता। आपने गिल्लू के संदर्भ में भी देखा कि वह किस प्रकार काजू ना मिलने पर नाराज होता था। कई बार देखते हैं ना आप, अगर अपने पेट को आप फेवरेट चीज ना दो तो नहीं खाता, नाराज हो जाते हैं। तो गिल्लू भी क्या करता था, नाराज हो जाता था। नाराज होने की आदत केवल मनुष्य की नहीं होती, ठीक है ना, पशु पक्षियों में भी दिखलाई पड़ती है। इस प्रकार लेखिका ने यह जीव मनोविज्ञान का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। ये सब आप अपने शब्दों में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको अपने आप लिखने उत्तर। ठीक है, और यहां पर देखो, मनुष्य और पशुओं के बारे में जो भी आपको तुलना करनी है, पेज नंबर 62 पे आपको दे रखा है। ठीक है ना, इस अंश के माध्यम से लेखिका, जो कि मनुष्य और गिल्लू पशु के बीच अपने पनपने वाले प्रेम
की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। ये भी आप ऐड कर सकते हैं शुरू में, ये वाली लाइन। इस प्रकार के वर्णन से लेखिका ने पशुओं के भीतर ऐसी मानवीय संवेदना और ऊंचाई भर दी जिससे एक छोटा सा जीव महानता का अधिकारी बन जाता है, यानी उसको महत्व देने लगते हैं सब। ठीक है ना। एक तो मनुष्य होता है, एक मनुष्यतर, यानी मनुष्यता आ जाती है इंसान के अंदर, इंसानियत आ जाती है। ठीक है ना। जब आप कोई जीव पालेंगे तो आपको दिखेगी वो चीज, हमारे अंदर इंसानियत आ जाती है। हम क्या करते हैं, जब सर्दी होती है तो ढकते हैं ना अपने जीव को। तो ये सारी चीजें कर लोगे। लिख लिया उत्तर। चलिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ नंबर क्या है? 10। जिसके पास बुक है वो लिख लीजिए। इसका उत्तर लिखवा रही हूं मैं आपको। प्रश्न नंबर 5 का पार्ट नंबर ख, जिसका उत्तर आपको 100 से 150 शब्दों में लिखना है। 4 अंक किसके हैं? 4 मार्क का है ये आपका। तो पढ़ते समय ये वाला प्रश्न वैसे भी अगर मान लीजिए किसी को नहीं आता, चलिए देखिए पढ़ते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। पार्ट नंबर 10 में पेज नंबर 169, पेज नंबर 169। देखिए अगर आपको टू द पॉइंट इसका आंसर लिखना है पाठ के हिसाब से, वो भी आपके सामने, और अगर आपको अपने शब्दों में लिखना है तो आपको पता होता है कि हमें पढ़ते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कि हमारा पूरा ध्यान एक तो पुस्तक में हो, हमारे पास बुक होनी चाहिए, हमारे पास कॉपी होनी चाहिए लिखने के लिए, पेन पेंसिल होना चाहिए, और एक ऐसा कक्ष होना चाहिए, ऐसा रूम होना चाहिए जहां पर शोर ना हो। ठीक ना, ठीक है, कोई भी ध्वनि प्रदूषण ना हो, और क्या हो, पढ़ाई पढ़ने की सामग्री हो। वेरी गुड। और सोचो जो भी दिमाग में आ रहा है बताओ। कौन नहीं पता? देखो अगर टू द पॉइंट बुक का आंसर लिखोगे तो यहां से पढ़ते समय हमें ठीक से और पूरी तरह से पढ़ना तभी होगा जब आप पढ़ी हुई सामग्री में कही गई बातों, विचारों और भावनाओं और घटनाओं की विवेचना करके उनका आनंद लेंगे, उन बातों को अपने मन में बिठा लेंगे, अपने ज्ञान और अनुभव का हिस्सा बना लेंगे। आइए पाठ में 5 अंगों को फिर से समझें। यानी ये 5 बातें मुख्य हैं पढ़ते टाइम। शब्दों और उनसे बने वाक्यांशों को पहचाने, शब्दों का अर्थ जाने, जब भी तो हम समझेंगे ना कि हम पढ़ क्या रहे। जब तक हमें रीडिंग नहीं आएगी, शब्द नहीं आएंगे, उनके वाक्य की पहचान नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा, उनके अर्थ को नहीं जानेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि पढ़ क्या रहे हैं। तीव्र गति यानी तेज गति से पाठ्य सामग्री का मौन वाचन करें, अपना चुप रहें और जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करें। जब हम जल्दी पढ़ते हैं ना तो हम समझते हुए चलते हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं, इसका अर्थ क्या है। हमारा दिमाग जल्दी कैच करते हैं कि इन बातों को कहा जा रहा है। ठीक है, कब? जब हम चुप होकर और जल्दी पढ़ते हैं। तो इस आपके तीसरे पॉइंट में यही कहा गया है। पठित सामग्री में दिए गए तथ्यों, घटनाओं और विचारों आदि को जाने, यानी जो भी आपकी सामग्री है उसमें क्या क्या चीजें हैं उनको जानने की आवश्यकता आपको बहुत जरूरी है। पठित सामग्री में दिए गए तथ्यों, घटनाओं, विचारों आदि का पारस्परिक संबंध समझना, उनका मूल्यांकन करना तथा निष्कर्ष निकाले। ठीक है, ये तो हो गया इसका उत्तर, बिल्कुल टू द पॉइंट। इसको अब आपको 100 से 150 शब्दों में करना है। अब जिसको ये उत्तर बढ़ाना है, बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। मेरे ख्याल से अभी 100 शब्द नहीं हुए, तो पढ़ने के 4 चरण और हैं। पेज नंबर 66 लिख लो। पेज नंबर 169 लिखवाया ना, पेज नंबर 166, पेज नंबर 166 पे आ जाओ। इसको और लॉन्ग करने के लिए देखो ये रहा। पढ़ने के लिए हमें और किस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ने के लिए पहला चरण है, यानी फर्स्ट स्टेप क्या है,
भाषा के अक्षरों की पहचान तथा उनसे बनने वाले शब्दों की पहचान करना। इसको आप और एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपने शब्दों को बढ़ा सकते हैं। लिख लो जिस जो लिख रहे हैं। और जिन्होंने अभी नहीं लिखा ना ये उत्तर, क्योंकि अगर मैं डिक्टेट करूंगी तो बहुत लंबा टाइम ले लेगा ये। दूसरा चरण क्या है, देखो ये रहा। अब आप जान गए कि पढ़ने के कौशल को दूसरा चरण है शब्दों के अर्थ जानना। तो दूसरे चरण को आप और एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका तीसरा चरण पढ़ने के कौशल सीखने के लिए एक तीसरी बात और है, यानी तीसरा चरण पढ़ने की गति। थर्ड स्टेप ये है। 100 से 150 शब्द आपके हो जाएंगे जब आप ये एक्सप्लेन करेंगे। और चौथा चरण जो है आपका नेक्स्ट पेज पे है, चौथा व अंतिम चरण ये रहा। यहां से देखो, पढ़ने का अभ्यास हो जाने पर अब आप एक एक शब्द अलग अलग नहीं पढ़ते। जब आप पढ़ना सीख जाते हैं तो हम एक एक कर तो शब्द नहीं पढ़ते, उसे एक ही प्रवाह में पढ़ते चले जाते हैं, एक ही लय में पढ़ते चले जाते हैं। हमारा क्या बन जाता है, एक स्पीड बन जाती है। किसी भी सूचना, संदेश, विचार, घटना, लेख, कहानी को पढ़ने के साथ साथ आप उसका अर्थ भी समझने लगते हैं। यही होता है ना, जब हम स्पीड में पढ़ते हैं अर्थ समझ में आने लगते हैं। पढ़ने की प्रक्रिया में सदा समझना शामिल रहता है। बिना सूझबूझ बिना समझे बूझे पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता। यह पढ़ने की प्रक्रिया का चौथा चरण है। अब आपने सचमुच पढ़ना सीख लिया। 4 चरण आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और जो वो लगवाया है ना पेज नंबर 169 पे वो, ठीक है। और आपको और ऐड करना है तो जो आपने पॉइंट बताया ना कि हमारे पास पढ़ने की सामग्री होनी चाहिए, हमें अकेला होना चाहिए, ठीक है ना। हमारा पूरा ध्यान कहाँ केंद्रित होना चाहिए, पढ़ाई पर। पढ़ने का समय हमें बांध लेना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट आप अपने पास से ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? चलो अगला प्रश्न क्या है, आखिरी अंतिम प्रश्न है आपका, परियोजन कार्य। निम्नलिखित में से कोई एक परियोजन तैयार करें। पहला प्रश्न है, हमारे देश में साहित्य के क्षेत्र में हिंदी लेखिकाओं का बहुमूल्य योगदान रहा है। किन्हीं 5 लेखिकाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी एकत्रित कीजिए और उनका विवरण प्रस्तुत करते हुए फाइल तैयार कीजिए। एक फाइल बनानी है आपको, और किन्हीं 5 लेखिकाओं के बारे में लिखना है, यानी उनके जीवन और उन्होंने क्या क्या लिखा, कौन कौन से पार्ट, कब वो पैदा हुई, कहाँ वो पैदा हुई, ये सब लिखना है, ठीक है। एक तो प्रश्न ही हो गया, तो यही वाला करना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि जो नीचे वाला प्रश्न है ना, समाचार पत्र में प्रकाशित किए एक ज्वलंत समस्या का उल्लेख करते हुए समाधान सुझाते हुए एक संपादकीय और एक फीचर लिखिए। तो फीचर लिखना भी आसान नहीं है, उसके लिए आपको एक न्यूज़पेपर लाना पड़ेगा, पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ेगी, तो वो काम थोड़ा लंबा और मुश्किल हो जाएगा। तो आसान ये है ऊपर वाला प्रश्न, ठीक है ना। इसमें आपको 5 लेखिकाओं के बारे में लिखना है। चलो एक लेखिका के बारे में मैं लिखवा देती हूँ, सुभद्रा कुमारी चौहान। ये हिंदी की एक प्रसिद्ध लेखिका है, सुभद्रा कुमारी चौहान। लिखिए, ऐसे डाल लीजिएगा इसी प्रश्न का, जब आप उत्तर लिखेंगे ना तो ऐसे फिर लिखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान। इनके बारे में लिखेंगे, देखो जैसे ये ब्लैक पेन से लिख लेना, जब आप असाइनमेंट बनाएंगे ना फाइल इसकी, तो ये ब्लैक पेन से लिख लेना और ऐसे अंडरलाइन कर देना ब्लैक पेन से ही, ताकि हाईलाइट हो जाए कि आप कर क्या रहे हैं। फिर इसके आगे उनके बारे में लिखेंगे ना, उनके परिचय देंगे, उनके बारे में जानकारी देंगे, तो उसको ऐसे लिखना है, इसके आगे ब्लू पेन से लिखो, सुभद्रा कुमारी चौहान 16 अगस्त 1946
1904, 1904 ऐसे लिखना, 1904, क्योंकि कुछ पक्का नहीं है कि इनका जन्म कब हुआ। 1904 और 15 फरवरी 1988, 1948। हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका थी। हिंदी की सुप्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध, प्रसिद्ध यानी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध कवित्री, कवित्री। कवि तो कहते हैं मेल को और कवित्री कहते हैं फीमेल को, ठीक है। हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका थी, पूर्ण विराम। झांसी की रानी कविता उनकी प्रसिद्ध कविता है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी सुप्रसिद्ध कविता है। पूर्ण विराम। वे राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवित्री रही हैं। वे राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवित्री रही हैं। पूर्ण विराम। स्वाधीनता संग्राम, स्वाधीनता आधा सा व आका डंडा, धा पे बड़ी की मात्रा, ना ता आका डंडा। स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल यातनाएं सहने के बाद अपनी अनुभूतियों को कहानी में भी व्यक्त किया है। स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल यातनाएं सहने के बाद अपनी अनुभूतियों या फिर अनुभव को भी कह सकते हैं आप, अनुभूतियों को कहानी में भी व्यक्त किया है। नेक्स्ट पैराग्राफ। उनका जन्म नाग पंचमी के दिन इलाहाबाद के निकट निहालपुर नामक गांव में, उनका जन्म नाग पंचमी, नाग पंचमी, नाग ना आका डंडा ग पंचमी, नाग पंचमी के दिन इलाहाबाद के निकट निहालपुर नामक गांव और रामनाथ सिंह के जमींदार परिवार में हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था ये बता दिया। बाल्यकाल से ही वह कविताएं रचने लगी थी, यानी जब वो छोटी थी ना, बाल अवस्था में थी, जब से वो कविताएं रचने लगी थी, कविताएं बनाने लगी थी। उनकी रचनाएं राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण है। उनकी रचनाएं राष्ट्रीयता की भावनाओं से परिपूर्ण है, यानी देश के लिए, राष्ट्र के लिए। इसी तरह आप और किसका जीवन परिचय लिख सकते हैं। महादेवी वर्मा एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है वो, और आप लिख सकते हैं मनु भंडारी, 10th क्लास की आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें उनका मिल जाएगा जीवनी। ये आपको इस तरीके से अपने असाइनमेंट सबमिट करवाने। ये फ्रंट पेज आप लोग निकलवा लेंगे, या जिसको हैंडमेड बनाने बना सकते हैं, निकलवा लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि देखो पूरा नाम आपका यहाँ पर है, नेम लिखा होगा, यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे, आपका रोल नंबर यानी आपका एनरोलमेंट नंबर जो भी होगा वो आप लिख देंगे, फादर्स नेम लिख देंगे,
सब्जेक्ट नेम लिख देंगे, जैसे यहां पर हिंदी है और हिंदी का कोड क्या है 201। जो जो सब्जेक्ट के आपको टीएमए बनाने वो सब्जेक्ट आप लिखते जाएंगे, उनके कोड लिखते जाएंगे। कक्षा लिख देंगे, अपनी क्लास लिख देंगे, मीडियम लिख देंगे, उर्दू मीडियम से आप हिंदी इंग्लिश जो भी आपका होगा। एड्रेस लिखेंगे, सेशन आपका कौन सा है, अब यहां पर 22-23 है तो यहां पर आप कर देंगे 23। बहुत ही 2023-24, ठीक है ना। और स्टूडेंट्स के यहां पर सिग्नेचर आ जाएंगे। यही आपको फ्रंट पेज बनाना है और इस तरीके से आप अपने प्रश्न लिखने शुरू कर देंगे। प्रश्न 1 जिसमें से आपको कोई एक प्रश्न करना था, तो इन्होंने का प्रश्न चुना, यहां पर इन्होंने क्लियर कर रखा है कि इन्होंने का ऑप्शन वाला करे और का के नीचे उसका उत्तर। देखिए साफ सुथरी राइटिंग है। इस तरीके से आप अपने शब्दों को लेंगे, प्रश्नों को लिखेंगे साफ सुथरा कर, ठीक है। एक बार देख लो पूरा, जिसको अभी भी क्लियर नहीं होगा फिर दिल में एक संदेह रह जाएगा या मैं नीचे तक नहीं दिखाया। देखो 100 से 150 शब्द वाला, इनको इस प्रश्न में क्या करना है, मेरे ख्याल से व्याख्या करनी है। यस, व्याख्या करनी है पंक्तियों की, क्योंकि यहां पर देखो ये दे रखी है ना पंक्तियां, तो यहाँ पर इनको, ये पिछले साल का है इसलिए आपको बता रही हूँ मैं। ये अपने पास से अरे उन्होंने पता नहीं किसके पास से लिखा होगा, तुम्हें जो करवाए तुम वही वाले लिखना। और परियोजन जो तैयार करना है उसकी आपको एक फाइल बनानी है, यानी उनका परिचय लिखना है लेखिकाओं का, तो वो लिखना है, ठीक है। हो गया, चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। कोई प्रश्न अब? अल्लाह हाफिज।